हेलो एंड वेलकम टू एल्टीट्यूड आईएएस। द हिंदी न्यूज एनालिसिस में आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं आज के हमारा फर्स्ट टॉपिक, तमिलनाडु येट टू नोटिफाई विश्वकर्मा स्कीम निर्मला। जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि जो तमिलनाडु है और वेस्ट बंगाल है उन्होंने अभी तक जो विश्वकर्मा स्कीम है उसको नोटिफाई नहीं किया है, यानी अधिसूचित नहीं किया है। इसके अलावा तमिलनाडु के साथ कुछ और भी जो वरीयस स्कीम है उनके बेनिफिट्स तमिलनाडु का मानना है कि उनको उस तरीके से उन्हें स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिला है। ये स्कीम्स के नाम भी बताए गए हैं। इसके अलावा जो टॉप इंडस्ट्रीज लीडर्स हैं उनके साथ भी बातचीत की गई है ताकि उनकी डिमांड को समझा जा सके। तो चलो देखते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है विश्वकर्मा स्कीम, ये क्या है। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो सपोर्ट करती है ट्रेडिशनल आर्टिशियंस और क्राफ्ट्स पीपल्स को। अब ये लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ये इन्हांस करती है स्किल्स को। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है और इंटीग्रेट करती है जो मॉडर्न इकोनॉमी के साथ। जो ट्रेडिशनल हमारे आर्टिशियंस है, क्राफ्ट्स पीपल हैं, उनकी जो मार्केट है, ट्रेनिंग है, टूल्स आदि को। अब हम देखते हैं इस स्कीम का की ऑब्जेक्टिव क्या है। स्किल डेवलपमेंट करना। जो आर्टिशियंस हैं, जो ट्रेडिशनल जो हमारी ये आर्टिस्ट हैं, इनको आगे ले जाते हैं, इनको नई नई टेक्नोलॉजी और टूल्स के साथ जोड़ना और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना। फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, उनको क्रेडिट रिसोर्स तक आसानी से पहुंच उपलब्ध करवाना ताकि वो अपनी आजीविका को निरंतर चला सकें। इसके अलावा मार्केट एक्सेस उपलब्ध करवाना, उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको बेचने के लिए एक मार्केट या जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा ऑफलाइन जो मार्केट है वहाँ तक उनकी पहुँच उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, जो हमारी पारंपरिक ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको प्रमोट करना और सस्टेन करना ताकि हम हमारी कल्चरल हेरिटेज को सुरक्षित रख सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। की फीचर्स क्या हैं, वही ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट देना, इनको अपग्रेड करना स्किल्स को। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध करवाना, जैसे मुद्रा योजना है उसके तहत बिजनेसमैन, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। लोन इजीली प्रोवाइड करवाना, सब्सिडीज देना ताकि वो कच्चा माल और ये खरीद सकें और अपनी जो एक्टिविटी उसको आगे बढ़ा सकें। इससे प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी भी बढ़ेगी। मार्केट लिंकेज करना, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच देना। इंश्योरेंस कवरेज करना, इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध करवाना, जैसे अगर एक्सीडेंट होता है काम के दौरान, हेल्थ इश्यूज होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको इंश्योरेंस और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो उपलब्ध करवाना। अब इसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन होंगे, ट्रेडिशनल आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन लाइक ब्लैक स्मिथ्स, पोटर्स, वेवर्स, कारपेंटर्स, ये सब क्या होंगे, इसके बेनिफिशरीज होंगे जो मेनली ट्रेडिशनल स्किल्स के द्वारा अपने लाइवलीहुड को चलाते हैं। ऐसे लोगों को इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। अभी तक इसकी प्रोग्रेस और इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अभी तक जब से लॉन्च हुआ है तब से इसमें 2 करोड़ एप्लीकेशंस रिसीव हो चुके हैं पूरे देश से। इसके अलावा जो 13.5 लाख आर्टिशियंस हैं वो बेनिफिट ले चुके हैं इस स्कीम के माध्यम से, जैसे ट्रेनिंग मिली है, किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है। ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट करना, आपको आंसर मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। दूसरा टॉपिक है मद्रास अनफिट फॉर प्रॉपर एजुकेशन, NCPCR टेल सुप्रीम कोर्ट। ये मामला जो ये मदरसा है इनसे जुड़ा हुआ है। मदरसा में जो एजुकेशन दी जाती है
उसका जो पारंपरिक तरीका है उसको लेके एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं डाली हैं। अब मामला ये जो यूपी है वहाँ से शुरू होता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मद्रास एजुकेशन एक्ट 2004 के तहत जो मदरसा है उनमें जो शिक्षा दी जा रही थी उसी से रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था और उसी डिसीजन के विरोध में कुछ लोगों ने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। और अब जो एनसीपीसीआर है वो उन याचिकाओं का विरोध भी कर रहा है और इसके अलावा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में कुछ मांगे उन्होंने रखी हैं, जैसे शिक्षा से रिलेटेड कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है इनमें मदरसे में। तो जो इन्होंने की इश्यूज को हाईलाइट किया है एनसीपीसीआर ने वो इस तरीके से हैं, जैसे कि जो ये मदरसे होते हैं इनमें जो शिक्षा है वो इस्लाम से रिलेटेड यानी कि रिलीजियस शिक्षा दी जा रही है और कहीं भी फॉर्मल और क्वालिटेटिव एजुकेशन की इसमें कमी रहती है। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो भी जो कुरान और शरीफ ये पढ़ के आते हैं उन्हीं लोगों को इसमें एलिजिबल किया गया है। तो एलिजिबिलिटी और जो मेथड है पढ़ाने का उसको लेके भी कुछ बातें रखी गई हैं एनसीपीसीआर के द्वारा। जैसे कुरान पढ़ाया जा रहा है, इसमें बेसिक जो नीड रहती है एक बच्चे की एजुकेशन को लेके वो इसकी कमी है मदरसे में। इसके अलावा जो फंडिंग है और लैंड लॉ है उनका भी वायलेशन देखा गया है। जैसे फंडिंग मैकेनिज्म है उसमें पारदर्शिता का अभाव है और लैंड लॉ जो जहाँ पे मदरसे बनाए गए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन हुआ है। होलिस्टिक एजुकेशन की कमी है, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन नहीं है, यहाँ क्वालिटी भी नहीं रहती। इसके अलावा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एक्टिविटी होती है जैसे खेल से रिलेटेड है ये सब भी इसमें कमी रहती है। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट हैं उनको लेके भी कुछ कंसर्न्स दिए गए हैं, जैसे बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल ये कुछ स्टेट्स हैं जहां मदरसों में जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ रहे हैं और इनको भी ये जो स्टूडेंट है नॉन मुस्लिम इनको मुस्लिमों से संबंधित जो ग्रंथ उनको उनसे संबंधित शिक्षा दी जा रही है जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 28 क्लॉज 3 का उल्लंघन करता है। ये प्रोहिबिट करता है फोर्स पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप, लेकिन यहाँ मदरसों में इन लोगों को शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा ये मदरसा है दारुल उलूम देवबंद मदरसा, ये यूपी में है। ये साउथ एशिया में मेनली जो है फैला हुआ है और इसका कहीं ना कहीं तालिबान से संबंध बताया जाता है और कहीं ना कहीं ये आतंकवादी गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा फतवा जारी करना और शरिया कानून है इनसे संबंधित शिक्षा देना ये सब इसमें आम बात है। इसके अलावा इनका ये रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं रहते मदरसा, ये कुछ इश्यूज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। अब फ्यूचर एक्शन क्या होना चाहिए, अगर ये सारी समस्या रखी है तो इनसे रिलेटेड हमको क्या सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो सबसे पहले लीगल और रेगुलर रिव्यू होना चाहिए। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका दायर की है, इससे संबंधित कुछ हम रेगुलेशन रूल ये बना सकते हैं ताकि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जा सके मदरसे में। इसके अलावा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य किया जा सकता है। मॉडर्न शिक्षा और रिलीजियस शिक्षा के बीच बैलेंस बनाया जाना चाहिए और जो साइंटिफिक एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड वही जो एजुकेशन होनी चाहिए फॉर्मल हो, साइंटिफिक हो, स्टैंडर्ड तैयार किए जाने चाहिए कि किस तरीके की शिक्षा दी जाए। उसके लिए नियम जारी किए जा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ अदर स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए नियम है, वैसे ही टीचर ट्रेनिंग, यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए भी कुछ स्किल्स और क्वालिफिकेशन
रेगुलेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए। फंडिंग, ऑडिट और रेगुलेशन, जो फंडिंग की जाती है उसका ऑडिट होना चाहिए, उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि जो इनके आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध की आशंका जताई जाती है उसको रोका जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टीज को अपग्रेड किया जाना चाहिए, और जो बच्चों के राइट्स हैं इंक्लूसिव होने चाहिए, यानी कि डिफरेंट फेथ और अलग अलग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से एजुकेशन दी जानी चाहिए। अब हम प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जो नेशनल कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसके बारे में जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो जानते हैं चाइल्ड राइट कमीशन के बारे में। ये CPCR एक्ट 2005 के तहत बनाया गया था और इसका उद्देश्य था जो चाइल्ड राइट्स हैं को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या क्या है? ये जो लॉज हैं, पॉलिसीज हैं और प्रोग्राम्स हैं उनको जो चाइल्ड राइट्स के लिए महत्वपूर्ण है उनको इंश्योर करता है, मॉनिटर करता है, किसको, जो चाइल्ड रिलेटेड लॉ सजेस्ट करता है रिफॉर्म्स के लिए कि क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। इसके अलावा फंक्शन क्या क्या है? फंक्शन है मॉनिटरिंग चाइल्ड राइट्स वायलेशन, अगर जो बच्चों के अधिकार हैं उसको वायलेट करते हैं तो उसको मॉनिटर करेगा। इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स और टेक स्यूमोट एक्शन, ये इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, स्वतः संज्ञान भी ले सकता है अगर किसी बच्चे के चाइल्ड राइट का वायलेट किया जाता है तो। इसके अलावा पॉलिसी में क्या करता है? गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकता है किस चीज़ पे? जो बच्चों के अधिकारों से संबंधित पॉलिसी रिफॉर्म है उन पे, और वो जो इश्यूज हैं उन पे भी दे सकता है कि इनका कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अब लीगल फ्रेमवर्क रिव्यू, जो हमारे यहाँ लीगल फ्रेमवर्क बना उसका रिव्यू कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि जो चाइल्ड रिलेटेड लॉज हैं उनमें उनको लागू किया जा सके या उनमें सुधार किया जा सके। जैसे RT है, राइट टू एजुकेशन, इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इनसे संबंधित कुछ इन्होंने रिव्यू दिए थे, रिकमेंडेशन दी थी। इसको स्टेट कमीशन जो स्टेट लेवल पे रहते हैं SCPCR, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। अब NCPCR ने कुछ की इनिशिएटिव किए हैं, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन कैंपेन चलाया ताकि जो बच्चे हैं उनके जो अब्यूज होता है, ट्रैफिकिंग होती है और जो चाइल्ड लेबर है उसको कम किया जा सके या रोका जा सके। इसके अलावा बाल स्वराज पोर्टल बनाया गया है ताकि जो वल्नरेबल संवेदनशील बच्चे हैं उनकी केयर और प्रोटेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक तापी से रिलेटेड है, तापी पाइपलाइन। अफगानिस्तान ने अभी इस पे वर्क शुरू किया है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि तापी बहुत दिनों से इसका काम रुका हुआ सा है कुछ समस्याओं के कारण, तो ये इम्पोर्टेंट है कि अफगानिस्तान इस पे आगे बढ़ रहा है। अब तापी की फुल फॉर्म क्या है? तापी का जो नाम रखा गया है वो देशों के नाम पे है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, किसके लिए? ट्रांसपोर्टिंग नेचुरल गैस, कहाँ से कहाँ तक? तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक जो नेचुरल गैस है उसके सप्लाई को लेके। इसके कॉस्ट, लेंथ, ये सब डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कितने देशों में ये कितने देश इसमें शामिल हैं। तो 4 देश शामिल हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करना, यानी कि जो ये क्षेत्र है यहाँ एनर्जी को लेके जो इश्यूज हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उसको कम करना और एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, और वो भी किस पे? नेचुरल गैस पे।
इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे। इससे जो इकोनॉमी है फोस्टर डेवलपमेंट होगा, कॉर्पोरेशन होगा जो पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज हैं उनके बीच में। इसके अलावा अगर ये सब हम काम करेंगे तो इससे जॉब भी क्रिएट होंगी और इकोनॉमी ग्रो करेगी, और जो देश हैं उनके बीच में रीजनल जो कॉर्पोरेशन है वो भी उसको भी बढ़ावा मिलेगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू। गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ही दिया हुआ है 42%, पाकिस्तान और इंडिया इच, अफगानिस्तान में 16% होगा। अब प्रोजेक्ट रूट क्या है, ये शुरू होती है तुर्कमेनिस्तान से। वहाँ गैस फील्ड है जो विश्व का लार्जेस्ट गैस फील्ड है, वहीं से स्कीम वहीं से ये योजना शुरू हो रही है। यहाँ से फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये आती है, पहले अफगानिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान में, और लास्ट में फाइनली इंडिया में ये आके रुकेगी, यानी इंडिया में पंजाब में लास्ट इसका वो होगा एंड पॉइंट। अब फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो स्टेट ओन्ड कंपनियां हैं, सभी देशों की अपनी अपनी कंपनियां निर्धारित की गई हैं जो इसमें इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में लगी हुई हैं। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट ये देश मिलके दे रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल और जो रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा भी हेल्प ली जा रही है। हालांकि इसमें कुछ चैलेंज है तापी के सामने, जैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स है। जैसे अफगानिस्तान है वो तालिबान का गढ़ माना जाता है जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है, तो इसके कारण इसकी सिक्योरिटी को लेकर कुछ कंसर्न्स रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के बीच में जो समस्या है, रीजनल समस्या है, उसको लेवे के भी ये परियोजना कहीं ना कहीं चैलेंज फेस कर रही है, यानी कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। अब पॉलिटिकल इशू भी है, वही जो भारत और पाकिस्तान के जो जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान उसके बीच में वर्तमान में बहुत सारी कंट्रोवर्सी आप देख रहे होंगे, तो इनके कारण कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं। हालांकि ये परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हमको इसके ऊपर आगे बढ़ना है, और अफगानिस्तान ने इस क्रम में कदम भी बढ़ाया है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देती है। हम जो कुछ अदर सप्लायर्स पर डिपेंड थे वो हमारा कम होगा, और हम जो रीजनल एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक होगा। अब रीजनल कॉर्पोरेशन ये बढ़ेगा, इससे जो देश हैं उनके बीच में भी कोलैबोरेशन बढ़ेगा। जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन है उसके माध्यम से और भी समस्याएं हैं उन पे बात की जा सकती हैं। अब करंट स्टेटस क्या है, अभी यही कि ये फेस कर रहा है डिले हो रही है इस परियोजना में, काफ़ी लंबे समय से इसको पास किया है, लेकिन कुछ चैलेंजेस की वजह से इस पर काम उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। हालांकि अफगानिस्तान के द्वारा इस पर जो अभी हाल ही में एक्शन लिया गया वो काफ़ी अच्छा कदम है। ये तापी से संबंधित क्वेश्चन आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। कैबिनेट अप्रूव्स 10,900 करोड़ रुपीज स्कीम फॉर ई मोबिलिटी पुश, यानी कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम को क्या किया है, पास किया है, और स्कीम का नाम है PM ई ड्राइव स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इनहांस। ड्यूरेशन है 2 साल की। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोक्योरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आदि, यानी कि प्रोक्योरमेंट जो खरीद है उसको बढ़ावा देना। किसकी खरीद को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें ई बस, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स शामिल होंगे। इसके अलावा ई एम्बुलेंस और ई ट्रक भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इनकी प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा देना। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, किसके लिए, जो चार्जिंग स्टेशन है
जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है इनके लिए जो चार्जिंग स्टेशन है वो उनकी सुविधा उपलब्ध कराना, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल कुछ हेल्प भी दी जाएगी, जैसे सब्सिडीज या इंसेंटिव दी जाएगी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और ई व्हीकल के लिए। चार्जिंग स्टेशन के लिए 2000 करोड़ रुपया लोकेट किया है, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी खासकर जो हाई ईवी पेनिट्रेशन सिटीज हैं वहाँ इनको बढ़ावा देना। सपोर्टेड व्हीकल्स देखे ही हैं, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, बसेज, ई बसेज, ये सब। सिटीज कवर, इसमें जो सिटीज हैं वो मेनली दिल्ली, बॉम्बे, ये सारी सिटीज इसमें कवर की गई हैं, यानी जो मेन सिटी है उनको इसमें भी शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए अलग से फंड लोकेट किया है। अगला हमारा टॉपिक है हेल्थ कवर को लेके। अभी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हेल्थ कवर करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ही किया जा रहा है। इसमें सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल या उससे ऊपर के हैं उनको शामिल किया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। और जो इनिशिएटिव है ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज को, यानी कि 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को इंक्लूड कर पाएगा। अब हम कवरेज डिटेल्स देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित जो सीनियर सिटीजन्स के लिए लागू की गई है। वही आयुष्मान भारत की तरह, जैसे पहले स्कीम में शामिल थे लोग, सामान्य लोग, उसी की तरह 5 लाख इनको 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। और इसके लिए इनको कार्ड बनाने पड़ेंगे, ये नहीं कि जो फैमिली कार्ड है पहले से बने हैं उनसे काम चल जाएगा, इनको न्यू कार्ड बनाने पड़ेंगे और ये एक्सेस देंगे बेनिफिट तक। अब एडिशनल बेनिफिट, जैसे जो पहले से कवर है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसके तहत पहले से कवर किए गए हैं उनको टॉप अप कवर मिलेगा इसमें। इसके अलावा अदर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो रिसीव करेंगे कवर अप 5 लाख रुपए तक, जो पर ईयर है 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस उनको कवर किया जाएगा। अगर कोई मान लो इसका बेनिफिट नहीं लेना चाहता है, किसी और स्कीम में है, तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। जैसे अगर किसी अदर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में है तो वो क्या कर सकता है, इसका लाभ ले सकता है, वो इसमें इंक्लूड हो सकता है। इसके अलावा स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स में है, जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वो भी इसका लाभ लेने के लिए एलिजिबल होगा। अब हम देखते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। तो ये क्या है कि मेजर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है इंडिया की, जो क्या करती है, क्वालिटी क्या प्रोवाइड करवाती है, क्वालिटी हेल्थ केयर और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स, यानी जो लोग हैं उनको क्या करती है, स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध करवाती है। और इसमें 5 लाख रुपए तक का प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की जो इंश्योरेंस है वो कवर किया जाता है। ट्रीटमेंट जो होगा इसमें वो है सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस, यानी कि इसमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस है वो कवर नहीं की गई है। कौन सी की गई है, सेकेंडरी और टर्शरी। कवरेज वही 5 लाख रुपया है। कैशलेस, ये स्कीम जो है ये नहीं कि इसमें आपने कैश ले लिया 5 लाख रुपए, ये डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है। इसमें उसको जो बेनिफिशियरी है उसको सीधा इसका लाभ नहीं मिलता, यानी कि वो जहाँ ट्रीटमेंट करेगा वहाँ पैसा गवर्नमेंट देगी। बेनिफिशरीज अभी जो फैमिलीज हैं इसमें लो इनकम फैमिलीज हैं उनको कवर किया गया है और 55 करोड़ इंडिविजुअल्स अभी इसमें शामिल हैं। एलिजिबिलिटी वही हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, जो 2011 का सोशियो इकोनॉमिक जनगणना थी उसी को
आधार माना गया है इसके लिए। इसके अलावा जो इसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा, हॉस्पिटल की जो सुविधा है उसके लिए पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में से किसी कहीं भी जाके आप इलाज करवा सकते हो, दोनों जगह ही आपको लाभ मिलेगा। सर्विसेज, सर्जरी, मैटरनिटी केयर एंड ट्रीटमेंट, ये सीरियस डिजीज ये सब इसमें कवर की जाएंगी। इम्प्लीमेंटेशन, डिजिटल एक्सेस है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है इसके लिए। इसके अलावा हेल्थ कार्ड इशुएंस है, क्लेम्स है और सर्विस ट्रैकिंग है। इसके लिए डिजिटल जो सुविधा है उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल ऐप है, आप उसके माध्यम से एलिजिबिलिटी और इनके बारे में चेक कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करना। इंडिया सिकल सेल चैलेंज, अभी सिकल सेल एनीमिया है, इसके बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है, इसी से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं। इंडिया ने सिकल सेल की जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया था 2023 में, जिसका उद्देश्य क्या था, इसका गोल है सिकल सेल डिजीज को जो 2047 तक इसको इलिमिनेट करना यानी समाप्त करना। अब हमको जानना है कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। तो एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है और इसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है और इसी को हम जानते हैं जो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन एस। और ये जो डिसऑर्डर होता है हीमोग्लोबिन में या जो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, इसके कारण क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, किसमें, सिकल सेप में ये कन्वर्ट हो जाती हैं और इसके कारण ऑक्सीजन और इनका सप्लाई नहीं हो पाता। अब डेफिनेशन वही, सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है और इसमें जो हमारा रेड ब्लड सेल्स हैं वो रिजिड हो जाती हैं और शेप चेंज हो जाती है, जैसे क्रिसेंट या सिकल के आकार की हो जाती हैं। और अगर सही जो हमारी हीमोग्लोबिन रहती है वो यूजुअली कैसी होगी, राउंड और फ्लेक्सिबल शेप में होगी, लेकिन जो हीमोग्लोबिन एस है या जो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसका आकार कैसा होगा, क्रिसेंट या सिकल की तरह। अब इसके कॉजेज हैं तो कुछ जेनेटिक म्यूटेशन के कारण भी होते हैं, जैसे HBB जीन है, ये क्रोमोसोम 11 में रहता है और ये इसको प्रोड्यूस करता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को। सिम्टम्स क्या हैं, तो पेन क्राइसिस, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, जो ब्लड है उसके फ्लो को ब्लॉक कर देता है, इसी कारण पेन फील होता है। एनीमिया, रेड ब्लड सेल की कमी के कारण हमारे यहाँ एनीमिया की समस्या देखी जाती है। स्वेलिंग होती है, हैंड्स और फीट में स्वेलिंग की समस्या, इन्फेक्शन। इसके अलावा ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म डैमेज टू ऑर्गन सच एज लीवर, किडनी और लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है। विरुलेंस और इम्पैक्ट, हमारे लगभग 1 मिलियन पीपल इंडिया में इससे प्रभावित है और ये सेकंड हाईएस्ट बर्डन है कंट्री पे। रीजन, जहाँ मेनली वो क्षेत्र जहाँ ये सिकल सेल एनीमिया देखा गया है वो ट्राइबल बेल्ट एरिया है जहाँ ये मेनली देखा गया है, जैसे उड़ीसा वाला क्षेत्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो ट्राइबल बेल्ट एरिया है वहाँ ये समस्या बहुत ज़्यादा है। डिजीज करेक्टरिस्टिक, दो ही जेनेटिक अबनॉर्मल कोजिंग क्रिसेंट सेपरेट ब्लड सेल का होना, यही इसका मेन रीजन है। अब चैलेंज क्या है,
diagnosis और treatment. Only 80% patient receive consistent treatment. यानी कि consistent treatment की हमारे यहाँ कमी है और misdiagnosis, ट्रेडिशनल जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है. इसके अलावा स्टिग्मा भी है. डिफिकल्टीज अदर्स, जैसे एक्सेस नहीं, ट्रीटमेंट तक ही एक्सेस नहीं हो पाता लोगों को, तो ये भी प्रॉब्लम है. मेडिसिन्स और जो वैक्सीन रहती है इनकी रेगुलर सप्लाई में भी प्रॉब्लम आती है. इसके कारण पेशेंट क्या है, उनको प्रॉब्लम होती है. लॉन्ग ट्रेवल डिस्टेंस टू एक्सेस केयर. इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं उन तक पहुंच की कमी है. वैक्सीन है वो कवरेज भी, वैक्सीन कवरेज भी बहुत कम है. ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं. अब हमको करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो जो स्टिग्मा है उसको रिडक्शन यानी उसको कम करना होगा. अवेयरनेस करना होगा लोगों को और जो लोगों में मिथ है उसको दूर करना होगा. स्क्रीनिंग को बढ़ावा देना होगा, वो भी बड़े स्तर पर. जैसे न्यूबॉर्न बेबी हैं उनकी स्क्रीनिंग करना, और जिन क्षेत्रों में फैला हुआ है स्पेशली वहाँ कैंपेन चलाए जा सकते हैं. वहाँ समय समय पे जो है ट्रीटमेंट के लिए कैंपेन कर सकते हैं. जो दवा है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और लोकल हेल्थ सेंटर्स हैं उनको भी हमको क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा. वहाँ भी दवाइयाँ और डॉक्टर्स उपलब्ध कराने होंगे. वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना होगा ताकि लोगों को इस समस्या से दूर किया जा सके. हेल्थ केयर स्ट्रेंथिंग करनी होगी. हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, वही रिसर्च और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना होगा. जो न्यू ट्रीटमेंट है या न्यू रिसर्च करनी होगी ताकि इस समस्या का जो लॉन्ग टर्म है उसमें समाधान निकाला जा सके. पब्लिक और गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. इसके अलावा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. और नई नई इसमें रिसर्च मेन है उनमें इन्वेस्ट करना होगा ताकि हम इसका बेटर सॉल्यूशन निकाल सकें. ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है. आप इसको अटेम्प्ट करना. आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद.